अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पाकिस्तान और जिन्ना का जिक्र ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिन्ना और पाकिस्तान की उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री हो चुकी है, वो भी बाकायदा धूम धड़ाके के साथ। क्या उत्तर प्रदेश में वाकई पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा चलेगा? क्या इस मुद्दे के आधार पर कुछ सेंटिमेंट्स बदलते हैं, या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना और किसान चलेगा? क्या चलने वाला है, पाकिस्तान जिन्ना या गन्ना और किसान? उत्तर प्रदेश के मुद्दे किस तरह से तेजी से चुनाव के दौरान बदल रहे हैं? क्या हम ये माने कि ये चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं, या फिर वाकई में उत्तर प्रदेश में ये सेंटिमेंट्स पाकिस्तान और जिन्ना का प्रभावी होगा, या फिर कुछ और मुद्दे, या फिर वो वास्तविक मुद्दे? आज हम इन ढेर सारे विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश से होता है, और पश्चिम में चुनाव हो, सांप्रदायिकता की बात ना हो, धार्मिकता की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल इन उत्तर प्रदेश। तो यूपी में बाकायदा एंट्री हो चुकी है पाकिस्तान और जिन्ना की, उस बेल्ट में जहां सिर्फ गन्ना है। तो गन्ना किसानों के बीच क्या पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा चलेगा? क्या इस मुद्दे के आधार पर वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मुद्दे वाकई में किसानों के क्या बड़े हैं, हमें पहले वो समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। और एक बहुत ही विशेष मेहमान राकेश टिकैत भी हमें आज की डिबेट में सम्मिलित करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे, और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। हिंदुस्तान का कोई नेता है ही नहीं, वो पाकिस्तान के नेता के नाम पे हिंदुस्तान का चुनाव लड़ रहा है। यहां पर किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, वो जिन्ना 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 कर रहा है। कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दर दर नहीं वोट मांगने के लिए भटकना पड़ता, दरवाजे दरवाजे नहीं भटकना पड़ता। ये उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो दर्द दिया 5 साल में, वोट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता इसका बदला लेगी। और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां से खत्म होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। आज की डिबेट में मेरे साथ हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से, एमएच खान बीएसपी से, अनिल रॉयल पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, प्रदीप सिंह कांग्रेस से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से, और वीरेंद्र जी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त सीधे राकेश टिकैत का। वो मेरे साथ इस वक्त डायरेक्ट लाइव कनेक्ट हैं। टिकैत साहब, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के दर्शकों को बहुत दिनों के बाद समय दिया। आप इतने दिनों कहाँ गायब हैं? लोग आपको बहुत मिस करते हैं, और टीवी डिबेट्स में तो आपके नामौजूदगी को लोग काफ़ी याद करते हैं। तो कैसा चल रहा है आपका काम धाम, और पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है इस वक्त? नहीं, काम तो ठीक चल रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक 15 साल पुराना मॉडल लेकर आ रहे ये सरकार के लोग, और उस मॉडल से एक काम चलाना चाह रहे, उसे धक्का स्टार्ट करना चाह रहे वो स्टार्ट नहीं हो रहा। अब तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वे नई नई गाड़ियां निकाल दी, हर साल मॉडल बदलते हैं। अब ये घसा पिटा मॉडल लेके, अच्छा, किसका मॉडल ज्यादा चल रहा है आजकल टिकैत साहब? यहाँ पे तो ये क्या करा इन्होंने, एक पुराना मॉडल ले आए, एंटी को दिखाने का लिया कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना वो 2.5 महीने के पैरोल पे ले आए, वो सरकार के पैरोल पे है, वो प्रवचन दे रहा, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि मॉडल पुराना हो गया, वो चलेगा नहीं। अब तो किस कंपनी का मॉडल इस समय ज्यादा पश्चिम में चल रहा है? नहीं, पश्चिम में क्या, पूरे प्रदेश में ये तो नहीं चल रहा। अब आने वाले टाइम पे जो भी मॉडल चलेगा वो विकास का चलेगा। स्कूल कैसे होंगे उसका चलेगा, हॉस्पिटल कैसे होंगे उसका चलेगा, आप सड़कें कैसी बनवा रहे हो वो चलेगा। क्या गांव की सड़कें अलग रहेगी और शहर की सड़कें अलग रहेगी? वो चलेगा। ये जो आप बता रहे हो, बच्चों के ये वाली क्या स्टेडियम, ये जो आप बता रहे हो, ये वाली मशीन किसके पास है?
नहीं नहीं, किसी के पास नहीं है तो जब भी तो ये हाल हो रहा जी। भाई, देश का प्रदेश का जब भी तो ये हाल हो रहा कि ये मशीनरी किसी के पास नहीं है। आने वाले टाइम पे जिसकी भी सरकार बने, सरकार तो बनेगी, सरकार तो कश्मीर में भी बनी थी एक बार, जहां पे 32% वोटिंग पड़ी थी, वहां पे भी बनी थी, सरकार तो बनेगी, लेकिन जनता को अब विकास के मुद्दों पे बहस करनी चाहिए। जनता को जो भी वोट मांगने आए, जैसे अब की बार वोट मांगने कोई जा रहा है तो उससे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और खासकर का सरकार के लोग जब गांव में जा रहे हैं तो उनसे लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते तो हैं, थोड़ा सा हमें भी बताएं आप दर्शकों को, गांव में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर आप पूछवा रहे हैं? नहीं नहीं, हम नहीं पूछवा रहे हो, तो गांव के लोग ट्रेंड हो रहे हैं, वे अपने आप पूछ रहे। क्वेश्चन तो वे सरकार से ही पूछ जाएंगे ना कि भाई 5 साल आपने क्या करा, आप मेरे गांव में आए नहीं आए, यहां के रास्तों का क्या करा, यहां की बिजली का क्या करा, गैस के सिलेंडर का क्या करा, फसलों के रेट का क्या करा है, गांव में बच्चों ने स्टेडियम के लिए जगह मांगी, उसका विधायक ने क्या करा। तो ये सारे क्वेश्चन गांव के लोग करते हैं। दूसरा जो जिस बड़े विषय को लेके आप लोगों ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया, वो कानून अब वापस हो गए हैं, वो मुद्दा अभी है उस तरफ, या फिर अब वो मुद्दा खत्म हो गया है? देखो, जो 3 कानून थे वो तो एक बीमारी थी, वो आने वाली बीमारी थी, उसका पता चल गया था हमको। वो बीमारी खत्म हुई है, अभी किसी और नाम से तो नहीं आए, उसके लिए निगरानी रखेंगे। लेकिन जो वहां पे वादा हुआ था कि एमएसपी गारंटी जो कानून है उसमें एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी अभी नहीं बनी। जो केस वापसी की बात थी, अभी दिल्ली में और कुछ स्टेटों में भी केस वापसी नहीं हुए। अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको बर्खास्त नहीं करा गया। जो वहां पे कुछ वादे कर रहे थे कि जो घायल थे उनको पैसे देने की बात करी थी, वो सरकार ने नहीं दिया, उनको नौकरियां नहीं दी। तो ये बहुत से सवाल दिल्ली वाले इशू पे हैं, क्योंकि वहां से भी एक बातचीत के आधार पे वहां पे एक समाधान निकालने की कोशिश करी गई। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या करती है आपका सरकार। अपना आकलन क्या है? आप तो बड़े पुराने चावल हो, आपको तो पता है कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं, तो इस बार मुद्दे क्या हैं वाकई में? ये पाकिस्तान और जिन्ना चलेगा कि नहीं चलेगा, ये नहीं चला। हमने कहा कि ये 15 साल पुराना मॉडल हो गया, इसको धक्का भी लगाएंगे, चलेगा नहीं। इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लेके वहां से ही आए। भाई, पाकिस्तान का बॉर्डर कहां है नजदीक, वो कराने के नजदीक है, उधर से ही यमुनानगर से उधर से आता है वो। तो इन्होंने यूपी में वहां से ही शुरू करा, क्योंकि उसको वहां से लेकर आए, यही तो आए लेकर उसको जी, उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धक्का परेड स्टार्ट होगा नहीं, लोग उस पे चलेगी नहीं ना, उस पर लोग विचार करेंगे। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें टिकैत फैमिली की या भारतीय किसान यूनियन की अपनी कोई धारणा, अपनी कोई राय है क्या? हमारा कुछ नहीं है। हमने तो भाई प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार हो रहा है, सब अपना लड़ाई लड़ो, जो जीतेगा। सरकारों की पॉलिसी क्या बनेगी, एक आंदोलन से बड़ी चीज तो हुई है ब्रिजेश जी, बड़ी चीज ये हुई है कि आंदोलन से सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लगी लेने, अपने घोषणा पत्र में किसान के एजेंडे डालने लगी। तो ये एक बड़ी चीज हुई, ये बड़ी उपलब्धि। घोषणा पत्र तक तो आया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मीडिया हेडलाइंस या स्टेटमेंट्स या बयान में किसान गन्ना कम, पाकिस्तान और जिन्ना ज्यादा है। वो तो क्या है कि पैरोल पे हैं, वे भी कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। भाई, आपने दिखाने की कोशिश करी तो आपका क्या हाल हुआ? तो आप जैसे, अरे मेरा क्या हाल हुआ, मैं तो साबुत बैठा हूं आपके सामने। नहीं, मैं कह रहा कि आप जैसे थोड़ा है, आपने 10 वकील कर रखे, तो आप जब चैनल पे बैठे 10 वकीलों के सहारा आप चैनल पे बैठे, और की किसी की नहीं है हिम्मत कि वकील कर ले। उन्होंने सरेंडर कर लिया है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, पूरा सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, पूरे देश पे कब्जा हो चुका है। जब गिनती पे जाएंगे ना सरकारी अधिकारी, वे 15,000 वोट साथ लेकर जाएंगे सरकार की। ये ध्यान रख लेना सब लोग जो चुनाव आप बहुत गंभीर बात कह रहे हो। गंभीर तो भाई कह रहा हूं मैं, पीछे कोई एविडेंस है आपके पास? 15,000 वोट डीएम, एसएसपी, प्रशासनिक अधिकारी जब गिनती पर जाएंगे हर विधानसभा पे,
15,000 वोट अपने साथ में लेकर जाएंगे सरकारी। ये आपको गलतफहमी कैसे मत पता, रहना किस कोई आधार भी। पर आप ये दावा कर सकते हैं? अरे दावा कर रहे, अच्छा वे उनके फार्म भरवाए जा रहे, वे फर्जी फार्म भरवाए जा रहे। जो वोट डालेंगे सरकारी कर्मचारियों के, उनके जो फार्म भरे जा रहे हैं, वो निशान नहीं किसी पर लगा सकते। आप दिखाने की है किसी चैनल की हिम्मत? मैं समझा कहां नहीं, है थोड़ा चुनाव बताओ, मुझे आयोग? नहीं पता ये प्रकरण। कहां है चुनाव आयोग? देश में चुनाव आयोग सिर्फ स्टाम्प है, वो मोहर लगाता है, कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। 15,000 वोट अगर गिनती पे जाएंगे तो डीएम और एसएसपी 15,000 वोट अपने साथ में लेके सरकार की जाएंगे। ये गलत फहमी मत है कोई भी चुनाव लड़ने वाले लोग। अच्छा, सुनने में अपनी ये आ तैयारी रहा करके है सारी जाना है। जी, मैं समझ गया हम तो आपकी बात। कहते नहीं जी। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हम नहीं कहते, हम कोई चीज नहीं कहते। हमको जहां वोट देनी होगी हम दे देंगे। अरे सब कुछ हम कह तो- दे रहे हो और फिर बाद में ये भी ना, जोड़ ना। देते हो कि मैं तो कुछ कह नहीं रहा। नहीं, हम नहीं कहते कुछ भी। हम तो पॉलिटिक्स में से बहुत दूर है, हम तो। लगता तो नहीं है। ना ना, हम तो दूर हैं बिल्कुल। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल तो ले लो। कल हाँ, होम बिल्कुल मिनिस्टर ले लो। साहब बात करने जा रहे हैं जाटों से, पता चला कुछ? अजय, इस देश में क्या ये एक बिरादरी का देश है? ये वही मैं पूछ रहा हूं, क्यों बात कर रहे हैं? एक बिरादरी को टारगेट पे जाना पूरे देश में, ये समझ लेना चाहिए। मतलब एक बिरादरी को टारगेट पे लेकर आ रहे। हमको इससे ऐतराज है कि किसी भी बिरादरी का नाम लेके और उसको टारगेट पे लिया जाता है। हमको ऐतराज है और जनता को समझ लेना चाहिए भाई। तो आपके मुताबिक क्या मुद्दे डिस्कस होने चाहिए उस मीटिंग में? नहीं, क्यों लेकर जा रहे हैं, हमें तो कोई नॉलेज नहीं है। आपको क्यों बुलाया बुला गया रहे, क्या उस किसको मीटिंग बुला- में? ना, हम तो नहीं बुलाए ना, हम जा करते भाई इसी मीटिंग में। ओके, तो मेरा अंतिम सवाल है आपसे, फिर वही सवाल पहला वाला दोहराता हूं कि पाकिस्तान और जिन्ना चलेगा कि नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा। ये मॉडल फेल हो चुका। ये स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं चलने का। और ये सरकारी मेहमान है, प्रवचन देंगे, इनके प्रवचनों पे नहीं आना। ये पैरोल पे है 2.5 महीने की। 15 तारीख को यहां से 15 मार्च को यहां से वापसी हो जाएंगे। ये 15 मार्च तक है। इन मुद्दों पे देश की जनता को नहीं आना है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, बहुत धन्यवाद। बड़ी बेबाकी से आपने अपने विचार रखे। मैं हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका। ये राकेश टिकैत ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, बता रहे थे कि ये वाला मॉडल अभी चलेगा नहीं, कुछ नया मॉडल लाओ। नहीं, वो उन्होंने कहा मैं राजनीतिक बात कर ही नहीं रहा हूं, और कौन ये पाकिस्तान और जिन्ना चला रहा है, उन्होंने कहा उनको भुगतना पड़ेगा। तमाम बातें उन्होंने कही और कहा मैं इसमें राजनीतिक नहीं, मैंने भी सुनी है, मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो उनको जानकारी कहीं से हुई है, उन्होंने अपनी बातें निष्पक्ष रूप से रखी है, राजनीतिक रूप से नहीं। तो आपको क्या आकलन है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन से वो मुद्दे हैं जो ज़्यादा प्रभावी होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत, नेतृत्व और जो इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए, इसी के आधार पर इसी के आगे पीछे चुनाव होगा। एक चेहरा होना चाहिए, वो चेहरा है, वो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की। एक नीति होनी चाहिए, 5 साल जो नीतियों पे विकास कार्य किए वो नीति है। और एक साफ नियत है कि उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी इकानमी बनाना है, जीडीपी में नंबर 2 है, नंबर 1 पर लाना है। उसके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास आवश्यक है, किसान आवश्यक है, कृषि आवश्यक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जगह है, तो वहां का सर्वाधिक विकास उत्तर प्रदेश को जीडीपी में देश में नंबर 1 पे लाएगा। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के फोकस में है। तो आप सहमत हैं कि पाकिस्तान और जिन्ना जैसे मुद्दे अप्रासंगिक हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव बिना बात के जिन्ना का नाम लेते हैं, बिना बात के पाकिस्तान का नाम लेते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो, पाकिस्तान और जिन्ना कहां से आता है? इस पाकिस्तान और जिन्ना के सारे किन वोटों को आप साधना चाहते हैं?
किनका तुष्टीकरण? अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है, उसे पता है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चल रही है। सरकारी योजना ऐसा कोई वर्ग नहीं जिस तक नहीं पहुंची हो, उसमें हिंदू मुसलमान का भेद है नहीं। आप लाख पाकिस्तान को, लाख जिन्ना को, लोग जानते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और जिन्ना से प्रेम यहाँ के मुसलमानों को नहीं है। मनोज काका, क्यों बार बार आप लोग पाकिस्तान या जिन्ना का मुद्दा उठाते हैं? कारण क्या है इसके पीछे? इससे आपको क्या हासिल होता है? क्या वास्तविक मुद्दों से ध्यान बटाना आपका मकसद है? ये जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है इन्हें फिर भी यकीन नहीं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो बात ये कर रही है कि जो आम जनता के जो जरूरी सवाल हैं उस पर बात कर रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ एक सेक्टर, आईटी सेक्टर में समाजवादी पार्टी 22 लाख रोजगार देगी, 300 यूनिट बिजली देगी, गन्ना का जो समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाएगी। बक्सीराम जैसे डायरेक्टर आएंगे कि जैसे जो CO 0238 जो गन्ना की एक वैरायटी लाए थे जिससे गन्ना का पैदावार कई गुना बढ़ गया। तो हम उस पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब यह है कि जो लोग मुस्लिम लीग के साथ जब 1942 से 48 सिंध प्रांत का अध्ययन करेंगे तो जो लोग मुस्लिम लीग के साथ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सरकार बना चुके हैं, जो लोग घूम के पड़ोसी देश के यहाँ बिना बुलावा जाके चले आते हैं, वो लोग अब वहां जो संबित पात्रा जब इस उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में किसानों का बर्बर नरसंहार होता है उस पर एक प्रेस नहीं करते हैं। जब आप भारत समाचार ये सवाल उठाता है कि उत्तर प्रदेश में धान के खरीफ के फसल की क्रय MSP मूल्य पे नहीं हो रहा, और जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसानों के सभी फसलों का क्रय जो है तो MSP पर मुझे एक बात बताओ कि आप लोग ये मुद्दा पाकिस्तान या जिन्ना बोलते ही क्यों हो कि उनको रिस्पॉन्ड करने का मौका मिले? देखिए, बहुत साधारण सवाल है कि जब आप रामायण का जिक्र करेंगे तो आपको रावण का भी नाम लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कौन किस प्रसंग में, अब आप जब अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा सवाल जब खड़ा किया इस देश में, आप भी जब देश के लोग कि जो चाइना हमारा अगर हम राम से लेके गलवान, नो वाजपेयी जी नो प्लीज, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। जो चाइना पेगांग से लेके गलवान घाटी तक क्या हाल है हमारी, आप दुनिया दे उस जो हमारे सरहद का दुश्मन है उसके साथ आप बाजार में $100 बिलियन की दोस्त व्यापार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? और ये दुनिया जानती है, ये सभी जानते हैं। और मैं चाइना पर किसी और दिन डिबेट करूंगा। आज तो हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित हैं। अनिल रॉयल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने माने पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आपका इस डिबेट में। मैं MH खान साहब का रुख करूंगा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खान साहब, आपको बहुत मुबारकबाद कि आखिरकार बहन जी ने ऐलान कर ही दिया, बीजेपी के या किसी के कहने या किसी के दबाव में या मीडिया के दबाव में या अपोजिशन के दबाव में अब वो रैली करने जा रही। मैंने सुना 2 फरवरी को आगरा में पहली रैली होने जा रही है। जी, किसी के दबाव में नहीं है। पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपने वसूलों, अपने काम के हिसाब से ही तय करती है। और देखिएगा बहुजन समाज पार्टी किस तरह से उभर के आ रही है। देखिए, अब ये जो बात कर रहे हैं कि चाइना की और जिन्ना की और पाकिस्तान की, तो क्या पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है? उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है भाई मिश्रा जी। उत्तर प्रदेश की समस्याएं इतनी अधिक है कि इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आप लखीमपुर खीरी की बात करिए, आप ठीक बात, आप किसानों की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप पेट्रोल डीजल की बात करिए, कहां पहुंच गए चाइना, पाकिस्तान और तो ये गन्ना और जिन्ना और पाकिस्तानी ये सब कैसे आ जाते हैं, इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? ये जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है वही लोग ये करते हैं। देखिए, अमित शाह जी ने क्या किया कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए करैना चुना। क्यों? वहां पर आप लखीमपुर खीरी चले जाते, आप हाथरस चले जाते, आप गोरखपुर का जो क्या ये दोनों लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं? आप ये आरोप लगाना चाहते हैं? बिल्कुल साहब, ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये होने वाला नहीं है। जनता महंगाई से परेशान है, त्रस्त है। थैंक यू खान साहब, जुल्म से त्रस्त है, गुंडागर्दी से त्रस्त है। प्रदीप सिंह, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद धन्यवाद। प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप, आप मुझे बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार पाकिस्तान और जिन्ना चलेगा या फिर किसान और गन्ना?
मुद्दा है महिला सशक्तिकरण, मुद्दा है कानून व्यवस्था, मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के नौजवान साथियों का पलायन, मुद्दा है गन्ना का मूल्य, मुद्दा है समर्थन मूल्य, किसानों का समर्थन मूल्य। लेकिन बात क्या हो रही है? बात भारतीय जनता पार्टी लेकर चली आती है, अपने नेता सावरकर के मित्र जिन्ना का नाम लेकर चली आती है और बार बार गन्ना किसानों के मुद्दे को, नौजवानों के मुद्दे को, कानून व्यवस्था के मुद्दों को जिन्ना की आड़ में छिपाना चाहती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश तो का आपके हिसाब से वास्तविक मुद्दे क्या हैं? हमारे हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वास्तविक मुद्दा गन्ने का समर्थन मूल्य है, बकाया गन्ना का मूल्य है। और आज जिस तरीके से किसानों के नौजवान साथी आज किसानी खत्म होते होते की स्थिति में पलायन कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज 50-50 किलोमीटर तक गन्ना किसानों को अपने गन्ने को बेचने के लिए जाना पड़ रहा है। 21 से ज्यादा फैक्ट्रियां गन्ना की मिलें बंद हो चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस पर कोई जवाब दिया क्या? ये प्रमुख मुद्दे हैं आपके मुताबिक? निश्चित तौर पर प्रमुख मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था है, महिला सशक्तिकरण है, समर्थन मूल्य और गन्ना किसानों को बकाया है। ओके, अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे आप बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 फेज का चुनाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना चलेगा या जिन्ना चलेगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान चलेगा या फिर किसान चलेगा? देखिए ब्रजेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना चलेगा, किसान के मुद्दे चलेंगे, नौजवानों के मुद्दे चलेंगे, विकास का मुद्दा चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सड़कें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से शामली की दूरी 100 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, ये पता नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश का विकास, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास। पश्चिमी यूपी का बता रहे हो? नहीं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ। और अगर ये स्थिति ना होती तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगह जगह दौड़ाए न जाते, जगह जगह विरोध ना होता, जगह जगह काले झंडे न दिखाए जाते। आपके पास अगर वीडियो ना हो तो मैं वीडियो आपको भेज दूं। दुबे जी, आप मेरे पे क्यों अकड़ रहे हो? आज मैं समझ में तो सिंपल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, आप उसको दिखाने की बात दिन भर तो दिखाते हैं, कितना दिखाएं? इनके उम्मीदवारों को भागने की जगह नहीं मिल पा रही है। इस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौड़ा रहा है? जनता दौड़ा रही है, जनता दौड़ा रही है। जनता कह रही है कि ये 700 किसान शहीद हो गए, किसान एक कर शहीद होते रहे और सरकार ने उन पर कहीं ध्यान नहीं दिया कि ये किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। ये तो हीरो वाजपेयी कुछ और बता रहे थे कि उधर कहानी कुछ और चल रही है। हीरो वाजपेयी जी जो बता रहे हैं, जो उनकी पार्टी की स्क्रिप्ट है, वो उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना तो किसानों की आमदनी दुगनी हुई, आज भी 18,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है। आज भी किसान के पास न तो दवा के पैसे हैं, न पढ़ाई के पैसे हैं। यह है किसान की स्थिति। आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे, आमदनी कहां 2 गुनी हुई? तो ये पाकिस्तान जिन्ना के नाम पर वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, पाकिस्तान और जिन्ना किसी परिप्रेक्ष्य में कहीं नाम आ गया, आपने उसको पकड़ लिया, आप उसको मुद्दा बनाने की बात कर रहे हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अब बार बार नहीं चलाया जाता। अच्छा सुनो, काट की हानि बार-बार हाइपर क्यों? थोड़ा आराम से कूल डाउन, थोड़ा ठंडा क्यों? आज ऐसे इतना गुस्सा किस बात का? आराम से अपन लोग बात करते हैं ना। उत्तर प्रदेश में कोई भागा नहीं जा रहा, खूब टाइम है फिनांस की बात करेंगे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप जो है पाकिस्तान की और जिन्ना की बात कर रहे हो। मुद्दा नहीं है। आज तो आप मेरे पे किसानों के पास मुद्दा है, आपको जवाब देना पड़ेगा। महंगाई के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, ये सारे सवाल पर दुबे जी आप ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आज किसी ने भर के भेजा है आपको कि आज जाओ और विस्फोट करो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं। अच्छा सवाल एक मेरा सुन लो, कल होम मिनिस्टर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश सवाल तो ले लो, पलायन करा देगी। हाँ ठीक है, सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा। अरे सवाल तो लो, कल होम मिनिस्टर जाटों के साथ बात करने वाले, कोई एतराज तो नहीं आपको? नहीं, आप उत्तर प्रदेश की जनता से बात करिए। आप केवल एक जाति की बात कर रहे हो। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान खिलाफ है। आप किसी एक जाति से बात करके क्या आपको मिलने वाला है? सारे लोग खिलाफ हैं, सारे दुबे जी को थोड़ा सा ठंडा पानी भेजा जाए। आज ये बहुत ज्यादा उत्तेजित है, थोड़ा सा 1 मिनट कंट्रोल। मैं अनिल रॉयल जी को जोड़ता हूं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। अनिल जी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैंने सारे पैनलिस्ट लोगों से एक सवाल पूछा और वही सवाल आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 फेज में जहाँ चुनाव है, वहाँ गन्ना चलेगा कि जिन्ना चलेगा? वहाँ पाकिस्तान चलेगा कि किसान चलेगा? क्या हवा है वहाँ पे?
ब्रजेश जी, जिनके लिए जिन्ना चलेगा उनके लिए जिन्ना चलेगा, जिनके लिए गन्ना चलेगा उनके लिए गन्ना चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो विचारधारा है जो अभी आपने अमित शाह जी का जिक्र किया है, वो किसान और जाट में ये अलग कर दे। अगर जाट की बात कर ले, जाट में एक सेगमेंट है जो वेतन भोगी है, जो पेंशन वाला है, जो शहर में रह रहा है, जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। उसके लिए जिन्ना, हिंदुत्व, लॉ एंड ऑर्डर महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो किसान गांव से जुड़ा हुआ है, खेती जिसकी रगों में है, खेती जिसकी आजीविका है, वो निश्चित रूप से गन्ने से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है, किसान के आय से जुड़ा हुआ सवाल करता है। दोनों मुद्दे चलेंगे, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण सामान्य स्थिति पर इस बार नहीं हो रहा है, ना होगा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनिल जी माहौल क्या है, राजनीतिक तस्वीर आप क्या पाते हैं? जो लखनऊ में बैठकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिख रही है कि जाटलैंड में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है, दूबे जी को पानी दोबारा पिलाइए, उतनी धरातल पर स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उतनी भी कमजोर नहीं है पश्चिम में जितनी ऊपर दिख रही है। आधार यहां देखे, समाजवादी पार्टी का जो आधार वोटर है ब्रजेश जी, उसमें प्लस हुआ है जाट या कहीं कहीं पिछड़ा या प्रत्याशी की जाति। जाट में अलग अलग सीट सैनी, त्यागी, शाक्त, इन लोगों का क्या व्यवहार रहेगा? इस एरिए में केशव मौर्य जी हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, इनका बहुत प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो प्रत्याशी होगा उसकी जाति प्रभावित होगी, लेकिन स्वामी प्रसाद जी या केशव मौर्य जी, ये जो बड़े नेता है, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पिछड़ों में नहीं है। आपकी बातों से मुझे एक चीज ये महसूस हो रही है कि जाति सबसे बड़ा इशू फैक्टर है। निश्चित रूप से जाति, पार्टी की विचारधारा और व्यक्तिगत संपर्क ये चुनाव में महत्वपूर्ण है। तो ये जो मुद्दे हम लोग 5 साल डिस्कस कर रहे थे, ये सब क्या ऐसे ही मतलब? देखिए, अब से 6 महीने 8 महीने पहले कोरोना के सिलेंडर की बात होती थी, कोरोना में लोगों के उत्पीड़न की बात होती थी, कब्रिस्तान शमशान की बात होती थी। अब वो चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं है। मेरी टीम भी जिले में ब्रजेश जी जा रही है, 100 से ज्यादा जगह जा चुकी है। वो जाके बात करती है तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कहना है, वो सीधा सीधा कहता है पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए, डीजल कितना ही महंगा हो जाए, बिजली कितनी में। लेकिन साहब, लॉ एंड ऑर्डर है। योगी जी के समय में सड़क पर गुंडे नहीं दिखते। अब रात को 12 बजे बहू बेटियां जा, किसी की बहू बेटी रात को 12 बजे नहीं घूमी सामान्य स्थिति में। पहले भी ऐसा नहीं था कि यहां किसी की बहू बेटी जा रही हो, लुट रही हो, पिट रही हो। जो थी पहले से सुधार है, परसेप्शन उससे ज्यादा अच्छा है कि कानून का राज है, कानून व्यवस्था प्रभावित कर रही है। एक परसेप्शन देने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन जो अन्य मुद्दे रहे हैं, कोरोना के रहे हो या अन्य मुद्दे रहे हो, किसान की रही हो, किसान आंदोलन की रही हो, वो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि उससे प्रभावित। किसान आंदोलन ने एक काम बहुत अच्छा किया है, जो 2013 के बाद से ध्रुवीकरण बढ़ा था, गांव में वो घटा है। और गांव में मुकदमा 6200 लोग उसमें नामजद हुए थे ब्रजेश जी दंगों में। 5000 के नाम जो लोग हैं, संशोधन कर ले, अखिलेश यादव की सरकार में ही कट गए थे। 1200 लोगों के नाम शेष रहे थे, जिनके मामले आज भी निमट रहे हैं। और गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग और जाट समुदाय के लोग बैठ के फैसला कर रहे हैं। उसमें एमपी संजीव बालियान का योगदान जरूर है, उन्होंने गांव में मदद कराई है। लेकिन मुस्लिम लोगों ने एफिडेविट दी है, जिसमें 2 मुसलमानों के खिलाफ अदालत ने बाकायदा नोट अपने बयान से क्यों मुकरे हैं जी। ये ग्रामीण स्तर पर इसके चलते जो सद्भाव बिगड़ा था उसमें सुधार है। शहरी स्तर शुक्रिया आपका। मैं सेकंड राउंड में आपसे बाकी फीडबैक भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में लूंगा। वीरेंद्र जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी। ये पाकिस्तान और जिन्ना, इसके बिना क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव संभव नहीं है? देखिए, बीजेपी का तो ये बड़ा हथियार रहा है। जब कोई अपना हथियार छोड़ेगा नहीं, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जिन्ना हो। लेकिन ये बात लोग जानते हैं कि हथियारों के साथ साथ चुनाव हौसलों से भी जीते जाते हैं। ये साधन संपन्न जो लोग होते हैं वो ये ना भूलें कि समीकरण बहुत मायने रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस बीजेपी ने
पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का एकदम सुपड़ा साफ कर दिया था। आज उसके सामने 5 साल बाद बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये जो चमत्कार 2017 में हुआ था, तब अमित शाह बीजेपी के शीर्ष नेता थे और उन्होंने जाट समुदाय को बड़ा भरोसे में लिया था। गन्ना किसानों के भुगतान की बात भी कही थी और मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो उस समय बीजेपी ने उसको बहुत भुनाया था। 5 साल में बहुत पानी बह गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पहले चरण में 58 सीटों पर 10 तारीख को मतदान होगा। बीजेपी के पास अधिकांश सीटें हैं इसमें। अगर आप 125 सीटें देखें तो 90 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीती हुई है। 40% से ज़्यादा वोट उसको मिला था। अब बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन, ये 3 कृषि कानून जो आए और ख़त्म हुए, इसने विपक्ष को संजीवनी दे दी। चौधरी अजीत सिंह तो चले गए, मर गए, लेकिन उनके बेटे को राजनीतिक एक विरासत बड़ी मिली। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने एक जोड़ी बनाकर इस चुनाव को बीजेपी से छीनने की पूरी कोशिश की है और बहुत बड़ा समर्थन उनकी रैलियों में जो आया वो बीजेपी क्या उसको हल्के में लेती है, वो खारिज नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि परिणाम क्या रहेगा। क्या पिछली बार की तरह रहेगा या बीजेपी को वहाँ पर अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी या बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। अभी उनके नेता लगे हैं। अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो फिर अब लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग गए हैं। अब सफलता तो 10 तारीख को पता चलेगी किसकी क्या है। लेकिन एक बात जो अनिल जी ने कही कि जो लोग बीजेपी को बहुत कमज़ोर समझने लगे थे वो धरातल पर नहीं है। बीजेपी ने कमबैक किया है। उस कमबैक का जवाब अब ये 28 तारीख से जब ये रैलियां शुरू हो रही हैं पहले चरण की, उसमें भी मिलेगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने 300 लोगों के साथ मीटिंग करने की छूट दी है। तो ऐसे में बीजेपी के पास तो बहुत सारे नेता हैं देश में जी। वो कुछ ना कुछ जरूर गुल खिलाएंगे। पलायन, कैराना, ये मुद्दा देखा आपने पिछले दिनों चला, काफ़ी कुछ वहाँ पर कोशिश हुई, लेकिन वहाँ पर अगर बीजेपी की राह का सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो वो है किसान आंदोलन और राकेश टिकैत, जिसको चाह कर भी बीजेपी। पर अभी तो ये कह रहे थे कि इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहानी पूरी सुनाते हैं वो। देखिए, कहते हैं कि हवा बन नहीं पा रही है, गैस बन नहीं पा रही है, चाहे पाकिस्तान हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, लेकिन माहौल नहीं बन पा रहा है। क्यों? यही राकेश टिकैत और यही किसान आंदोलन ने बीजेपी को पीछे धकेला है, उसको नुकसान में डाला है। ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से जो अभी बहन बेटियों की बात चल रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चर्चा होती है, आधी रात में बहन बेटियां निकलती, इसकी भी चर्चा होती। गुंडागर्दी पर लगाम लगाई गई है, उससे हिंदू समुदाय राहत महसूस कर रहा होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ 2 समुदाय के लोग हैं एक दूसरे के प्रति ये समस्या रहती है। अब ये परिणाम अभी ओवैसी भी तो आ रहे हैं, वो भी तो वोट काटेंगे, वो भी तो कुछ वोट लेंगे, वो भी पश्चिम में अपना भूमिका कुछ निभाएंगे। तो बीजेपी को तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत हो सकती है, लेकिन लोगों को ये तय करना होगा कि जिन्ना चाहिए, पाकिस्तान चाहिए या गन्ना किसान चाहिए, और किसान ही हमारे समाज की रीढ़ है। आप देखिए कि ये लड़ाई अगर जिन्ना और पाकिस्तान पे हुई, हिंदू और मुसलमान पे हुई, तो खाली सपा और भाजपा तो लड़ेंगी, ये कांग्रेस और बसपा क्या करेगी? ये ढपली बजाएंगे, ये आउट हो जाएंगे। अब तो बहन जी निकलने वाली हैं, अभी खान साहब बता रहे थे। बहन जी 2 तारीख को जा रही हैं वो रैली करने आगरा में, लेकिन उससे पहले ये लोग इतना तमाशा कर दे रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू बट जाए, तो बहन जी को कितना फायदा होगा। वो तो 19 सीट पे आ गई थी पिछले चुनाव में। कुल मिलाकर ये है कि जी कंक्लूड करें जी।
देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत कुछ निर्भर करेगा किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और बीजेपी जिस प्रचंड बहुमत से पश्चिमी यूपी में जीती थी, वैसे उसके आसार नहीं हैं, लेकिन वो लगातार अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगी है। अब ये टिकटों का जो बंटवारा हुआ है, जो जातीय समीकरण है, चाहे आप पश्चिम में दो बड़े बातें आई हैं, एक तो जयंत चौधरी और दूसरा महान दल की भूमिका, वो सेंट्रल यूपी में आप उसको जोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें बीजेपी के लिए थोड़ी कठिनाई जरूर दे रही, लेकिन अब रिजल्ट क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। अखिलेश यादव सियासत में उस स्थान पर आज हैं जो उन्होंने एक मजबूत गठजोड़ बनाया है, वो बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश है उनकी। अब उत्तर प्रदेश का मतदाता और पश्चिम का मतदाता तय करेगा। देखिए, किसान को कहते हैं कि वो पेट भरता है, लेकिन गरीब और संपन्न में अंतर क्या है पेट भरने में, ये सुनिएगा कि पेट दोनों का ही भरा, भूख दोनों ने ही मिटाई। फर्क सिर्फ इतना सा है कि किसी ने खाकर फेंकी और किसी ने उठाकर खाई। जी। ये अमीर और गरीब के पेट का फर्क है। बहरहाल, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दंगों के पलायन को तो मुद्दा मानते हैं लोग, लेकिन रोजगार के लिए पलायन को लोग ध्यान नहीं देते और वो चुनाव में मुद्दा भी नहीं बन पाता। बहरहाल, कि दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी और फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। हम इस समाज की आज इस सच्चाई में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टेटमेंट के लिए और अपनी ज़मीनी जानकारी हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हमने कू ऐप पर इस मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये है कि पश्चिम यूपी में चुनाव के पहले जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र क्या चुनाव पर असर डालेगा। विवेक शर्मा लिखते हैं कि किसान आंदोलन से उपजे हार के डर को कम करने के लिए ये कार्ड खेला जा रहा है। तो रंजीत सिंह लिखते हैं कि जब कोरोना महामारी ने चुनाव पर असर नहीं डाला तो जिन्ना पाकिस्तान असर डालेगा, ऐसा संभव नहीं है। इस तरह के भी कई और भी जवाब हमें कू ऐप पर प्राप्त हुए। मैं सीधे रुख करता हूं हीरो वाजपेयी का। वाजपेयी जी, आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे क्या काम किए कि जनता आपको दोबारा वहां से चुने। देखिए, मैं तो अभी बहुत सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था और अभी जो आपके स्टेट हेड वीरेंद्र जी कह रहे थे, तो देखिए बहुत सारी बातें तो, और जो हमारे पत्रकार वरिष्ठ पश्चिम में कर बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और उसी में देखिए मर्म छुपा हुआ जो मैंने आपको कहा। योगी आदित्यनाथ के रूप में एक विश्वसनीय चेहरा जिसने 5 साल जनता के बीच में काम किया। इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा आता था, मुख्यमंत्री भयभीत रहते थे, वहां नहीं जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने कम से कम 1 दर्जन से अधिक बार नोएडा का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पश्चिम में जिस तरह से थी उसे सुधारी। हमने गन्ना किसानों का जो पिछला भुगतान था वो किया। तो सत्ता में आते ही किसानों का 36,000 करोड़ लोन माफ किया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश माना जाता है किसानों से भरपूर है। तो सरकार के वो काम जो आम जनता तक पहुंचे, मेरठ का एक्सप्रेस वे माना जाता है पश्चिम में ही आता है, तो पश्चिम में मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया जहां लोगों को व्यापार करने की आसानी रही। ऐसे तमाम विकास के कार्य जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए किए गए। और जहां तक बात अभी हो रही थी कि ये अखिलेश और जयंत का, पहले भी 2 लड़कों का साथ हुआ था, साइकिल भी टूटी और हाथ भी टूट गया, फिर हाथी और साइकिल पे चढ़ गया, फिर साइकिल टूटी और हाथी उससे अलग हो गया। और इस बार भी 2 लड़कों का फिर साथ है कि अब की हैंडपंप चढ़ गया साइकिल पे, लेकिन हैंडपंप पानी निकालने की भी जरूरत नहीं उठा पा रहा है। जयंत खुद किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहे। उन्हें अगर इतनी भरोसा था तो 2 लड़कों का साथ, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री बन जाता, घोषणा कर देते, पर चुनाव लड़ने की जरूरत जयंत तो आप ललकार रहे हो। मतलब तो अगर ये बात कही जाए कि इस गठबंधन से आप ललकार रहे हो, पार्टी को कोई डर है, तो ऐसा कोई डर नहीं है। हमारे पास योगी आदित्यनाथ के रूप में एक विश्वसनीय चेहरा है, हमारे पास एक राष्ट्रीय नेतृत्व जिसकी विश्वसनीयता है, और लगातार उत्तर प्रदेश को 2 डबल इंजन की सरकार है, उस पर वहां की जनता का भरोसा है। अनिल दुबे, ये तो ललकार रहे हो, अभी खुला कह रहे हैं कि आ जाओ दम हो तो आइए। अब क्या दिक्कत है, आइए। अब तो ही है, इतने लोग मैदान में हैं, इतने लोग मैदान है, उनसे निपट लें ना, उनसे निपट लें। इनके लोगों को लोग जो दौड़ाए जा रहे हैं, कोई मैं कह रहा हूं क्या,
वीडियो आ रहे हैं और इनके लोग दौड़ाए जा रहे हैं, इनके लोग क्षेत्रों में घुस नहीं पा रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि डिजिटल प्रचारी करा लो, क्योंकि क्षेत्र में जाने के लिए जनता जो है हमको देखना नहीं चाह रही है। आप सब ओपिनियन पोल्स करा करके आप अपना माहौल बनाना चाहते हो, आपको जनता का कहीं कोई समर्थन नहीं है, तो आप इस तरह की बात करोगे, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं है, आपके बीच में मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। महंगाई के मुद्दे पर आपने कुछ किया नहीं है, तो किसान जब परेशान है, तबाह हो गया, परेशान हो गया, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं। अरे ये ताना मार रहे हैं कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी कुछ नहीं कर पाएगी। अरे ये आपको दिखाई पड़ेगा, अखिलेश जी के और जयंत जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। आपको उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी मिलकर के बनाएंगे, ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पहले राउंड में तो बड़ी रंगबाजी आप दिखा रहे थे, अभी थोड़ा कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं, रंगबाजी हमारी कौन सी रंगबाजी, तो जनता की होती है, जनता की रंगबाजी है। जनता इनको दौड़ा रही है, इनको कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है, उस पर तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास काम के नाम पर कुछ है नहीं। आप केवल जो है कहीं पलायन की बात उठाओगे, कहीं पाकिस्तान की उठाओगे, कहीं जिन्ना की बात उठाओगे, और वो अब उत्तर प्रदेश की जनता उसको मानने वाली नहीं है। जनता में काट की हानि बार बार ब्रजेश जी नहीं चढ़ा करती, मनोज एक बार चढ़ गई, थैंक यू, अब नहीं चढ़ेगी। दुबे जी शुक्रिया। मनोज जी आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में वास्तविक मुद्दे इस तरह के मुद्दों को ढक देते हैं? नहीं, वास्तविक मुद्दे इसलिए नहीं अब ढक पाएंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश के जनमानस के पास भारत समाचार जैसे लोग और आप जैसे जनवादी पत्रकारिता करने वाले लोग भी हैं, जो किसी भी सरकारी दमन का डटकर मुकाबला करते हैं। जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, बस ये मैं कहना चाहूंगा कि दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि कहां तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। आज जब हम आप बात कर पा रहे हैं, इलाहाबाद जो रोजगार देने का एक केंद्र होता था, आपके चैनल ने चलाया, मुझे अभी 100 व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि उस इलाहाबाद में आज रोजगार मांगने के लिए जब युवा सड़कों पे शांतिपूर्ण आया, तो आज युवाओं के हॉस्टल में और कमरों में जाकर के पुलिस ने बंदूकें और संगीन दिखाई है, और बंदूकों से मार के नौजवानों का घर तोड़ा गया है, उनके दरवाजे तोड़े गए हैं हॉस्टलों के, और उनके कपड़े फेंके गए हैं। कितना बर्बरपूर्ण कार्य हो रहा है। मैं अभी अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि कम से कम ये बर्बरता युवाओं के साथ बंद हो। योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी से मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान ये मन बना चुका है, जिस नौजवान को रोजगार मांगने के बरक्स उसे आपने बंदूकें दिखाई है, उसको जेल में ठूस रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान आपको आपकी गिनती दहाई में नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो इलाहाबाद में छात्रों नौजवानों पर रोजगार मांगने हेतु बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, तुरंत अभी बंद हो। अभी लखीमपुर खीरी में एक दलित की तरह से देखा है आपने, कस्टोडियल डेथ हुई है, तो पूरे अरे वो क्या ताना मार रहे हैं हीरो वाजपेयी, अरे हीरो वाजपेयी को ताना मार रहे हैं। सजाती लोगों को लगा करके और 36 जात बिरादरी के लोगों का उत्पीड़न और दमन। अरे मनोज जी, आपका सरकारी दमन क्या हुआ मैं नहीं जान पाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए, अरे भाई सुनिए तो मनोज जी, वो ताना मार रहे हैं आपको कि जयंत और अखिलेश की जोड़ी नहीं काम कर पा रही, और जिस बिरादरी के लोग गुंडे हैं तो उनसे मुकदमे वापसी के बजाय। चलिए थैंक यू। ओके, एमएच खान साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। खान साहब, क्या वाकई में हम लोग मुद्दे से विचलित हो रहे हैं, या जनता अपने मुद्दे पहले से फिक्स करके अब की तैयार बैठी है? नहीं विजय जी, बिल्कुल सही बात है। अभी आपके पत्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बता रहे थे कि कुछ नहीं मुद्दा है और ये किसान अलग है, और यह अरे भाई किसान भी रोटी खाता है, यूरिया खरीदता है, डीजल खरीदता है, सबको चाहिए। सब आदमी चाहता है कि मिलजुल के रहे। हाथरस में लड़की के साथ रेप हो गया और ढाई बजे रात में जो जला दिया गया, इससे खुश हो गए लोग क्या? पूरा देश नहीं देख रहा है? आप देखिए लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई, देश किसान नहीं देख रहा है। किसान आज उसी की मांग कर रहा है कि हमारे लोगों को चढ़ाया और टेनी को बर्खास्त करो। ये सब मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, डीजल का मुद्दा रहेगा। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं
कि चाहे वहां रह रहे हो, कह रहे हो कि हाँ तो कुछ क्या नहीं चलेगा, आप इस बात हमारे का साथ नहीं वायदा चलेगा। करते हैं कि 2 फरवरी को बहन जी की जो पहली रैली होगी उसमें ये सारे मुद्दे होंगे जिनका जिक्र आप मुझसे अभी यहां पर कर रहे हो? मैं जिक्र ये भी कर रहा हूं और ये भी जिक्र कर रहा हूं कि 125 क्विंटल का दाम था, बहन जी ने 250 रुपया किया, और टिकैत जी के फादर यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए थे और 20 रुपया गन्ना का दाम बढ़ाना चाह रहे थे। बहन जी ने कहा कि धरना बंद करिए, जाइए आप घर, सुबह अखबार पढ़िएगा, तो सुबह 40 रुपया बढ़ाया। ये पत्रकार महोदय बता पाएंगे इस बात को कि बहन जी ने सबसे ज्यादा गन्ने का मूल्य बढ़ाया, और गन्ने का दाम सबको 10 दिन का अल्टीमेटम होता था बहन जी के शासनकाल में कि 10 दिन के अंदर अरे पेमेंट होना चाहिए। पत्रकार का गरीब का गला पकड़ के क्या पाओगे खान साहब? अरे गरीब लोग हैं ये सब, तो किसी तरह जिंदगी चला रहे हैं अपनी। सही सही देखना चाहिए। आप पत्रकार का गला दबाए दे रहे हो कि सही बात क्या है। नहीं, सही बात करना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है और हिंदू मुसलमान, आज वहां हिंदू मुसलमान की एकता चाहिए, सब में एकता बनी हुई है, और जो सरकार न हिंदू की, न मुसलमान की, न किसान की, न दलित की, न मुस्लिम की, उसको हटाने जा रही है, ये पक्का जान लीजिए। देखो, एक तो अनिल राय जी मेरे दोस्त हैं, उनके खिलाफ मत बोलो, मेरी उनकी दोस्ती है, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप इस तरह बोलो। नहीं, गलत पत्रकार, आप जैसे पत्रकारिता करें, जिस तरह से आप बादशाह, एक सेकंड रुक जाओ, उनसे चलो उनसे बात करा देता हूँ। आपके एक सेकंड गुस्सा मत करो, रुको, सुनो तो। लेकिन एक तरफा पत्रकारिता करेंगे तो जाएंगे। अनिल जी बताइए भाई, खान साहब को जवाब दीजिए। काटने बात को कि बहन जी ने, अरे हो गया खान साहब, जवाब तो सुन लो। अरे खान साहब, इतना उत्तेजित होने की खान साहब, एक तो आप मुझे परमिट ना दें, मैं किसान भी हूं और जाट भी हूं। जाट क्या टोन रखेगा, किसान क्या रखेगा, इसका इमेज खान नहीं कहेगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जाट है, मंत्री है, तो आए गए थे, जेल लिए गए थे वो भी, ऐसे ये कह के नहीं काम चलेगा। अरे जाट मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, ये नहीं चलेगा। आप अपना कह के बात नहीं करते हो। बलूनी साहब को देखो। अच्छा ठीक है खान साहब, उनको बोलने तो दो। खान साहब नाम तो याद रखो, अनिल बलूनी भाजपा के एमपी उत्तराखंड के हैं, वो बालियान की बात आप कर रहे हैं। खान साहब थोड़ा, अनिल साहब, अनिल जी बोलिए। अरे तो भाजपा के एमपी है, व्यक्तिगत झगड़े का कोई विषय नहीं है। अनिल राय जी अपनी बात रखिए। खान साहब थोड़ा तसल्ली रखो, खान साहब थोड़ी तसल्ली। खान साहब अगर हम आपने पूरी बात सुनेंगे, ये बात सच है कि किसानों को मायावती जी की सरकार में सबसे ज्यादा दाम बढ़ा है। किसान कानून व्यवस्था को लेकर बहन जी को सबसे ज्यादा पसंद करता है। हमारे YouTube चैनल पे शॉर्ट वीडियो डले हैं, उसमें हमने ये बात डाली है। और दूसरी बात ये, हमने पहले भी एक डिबेट में कहा है खान साहब का दबाव काम कर गया की तरफ आ रहा है, लेकिन नहीं सही बात है ब्रजेश भाई, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी को जितना हम कमजोर मान रहे हैं उतनी कमजोर नहीं है। मेरे जिले में मुजफ्फरनगर शामली में 9 विधानसभा सीटें थी, पिछली बार 8 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 1 पर सपा जीती है। लेकिन इस बार की स्थिति में, आज की स्थिति में 5 पर सपा, 5 पर गठबंधन आगे है, भाजपा 2 पर आगे है, 2 पर चुनाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा को नुकसान नहीं हो। फिर आपने खान साहब का जिक्र नहीं किया, क्यों गुस्सा दिलाते हो उनको? अभी खान साहब की कोई सीट मुजफ्फरनगर शामली में नहीं, ये तो फिर आप अन्याय कर रहे हो, झगड़ा कराओगे। नहीं, मैं तो ये देखिए अंदाजा लगा लिया इन्होंने। क्या हुआ खान साहब? अरे ये पहले ही से भाई सवारी बोल रहे हैं, जैसे सी वोटर्स बोल रहा है वैसे ये भी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये बताया कि जनता हमारे साथ आ रहा है। दलित, जो दलित 2017 में भाजपा के साथ, दलित भी आ रहा है, सब समाज आ रहा है, दलित भी आ रहा है, सब समाज भी आ रहा है, सब समाज आ रहा है, किसान आ रहे हैं भागे भागे कि अभी हम फिर गन्ना के दाम बढ़ाएंगी बहन जी फिर गन्ना का भुगतान करवाएंगी, बहन जी फिर गन्ना। खान साहब हो गया, अब आप बेवजह। खान साहब शांत हो जाओ, अच्छा शांत हो जाओ, अब हो गया, आपने बात रख दी, उनको बोलने दो। आप बताओ जरा पश्चिम का थोड़ा कैलकुलेशन और बताओ। जो आपका आदेश। हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए। जो आपका आदेश। जी मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश भाई के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में नुकसान है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। मैं अपने जिले की बता रहा हूं कि मेरे जिले में भी नुकसान है, पश्चिम में और आसपास के जिलों में भी नुकसान है, लेकिन वो नुकसान अभी उतना है
कि पश्चिम में जैसे कि उम्मीद की जा रही है उतना नहीं लग रहा है। जहां तक हिंदू मुस्लिम की सद्भाव की बात है, पहले जो 2013 में बिगड़ा था वो आज उतना नहीं है। गांव में वो ये जो वीडियो को बार बार ये दम दिखा रहे हैं कि वीडियो देख लो, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल वाले, ये क्या वीडियो दिखाना चाहते हैं? ये वीडियो की बात ये है कि वीडियो हम लोग ही चला रहे हैं, हम लोग हमारे रिपोर्टर चला रहे हैं, अनिल दुबे जी के नहीं चला रहे हैं। हाँ, क्या है वो वीडियो? देखिए, जैसे शामली का वीडियो है या जहां का जिस सोरम गांव का खान साहब भी जिक्र कर रहे हैं, संजीव जी का विरोध हुआ है। हर गांव में विरोध है, हर गांव में बड़ी टीम है। बिहार राष्ट्रीय लोकदल के मजबूत कार्यकर्ता हैं। जैसे लिलोन की कल की घटना है, वहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने अपने घर पर लिख दिया कि हम रालोद के कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ भाजपा का लोग वोट मांगने ना आए, वो आएंगे ही नहीं। वो भाजपा, सबको पता है कि रालोद के कट्टर समर्थक है। गढ़ी नवाबाद है, राजपाल बालियान जी का गांव है, मैक्सिमम गांव एक तरफ, तो वहां भाजपा वाला टाइम खराब करने जाएगा ही नहीं। खालापार मुस्लिम एरिया, वहां भाजपा का आदमी जाएगा ही नहीं, एजेंट भी नहीं जाएगा। तो ये तो निश्चित रूप से है, विरोध है, लेकिन वो विरोध ऐसा नहीं है कि जो जाट समुदाय में दिख रहा है, कहीं कहीं त्यागियों में भी दिख रहा है, कहीं कहीं अन्य गुजरों में भी दिख रहा है, लेकिन जाट में वो ज्यादा दिख रहा है। जाट निश्चित रूप से रालोद के साथ है और जाट में जयंत का क्रेज बहुत बढ़ा है। बहुत दिन बाद जो मोदी जी के लिए मोदी करता था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मतलब नटसेल में मैं ये मानूं कि पश्चिम का मुकाबला दिलचस्प है, निश्चित रूप से दिलचस्प है, बराबर की है। कैंडिडेट फैक्टर कर रहे हैं। और खान साहब से गुस्सा मत करना, सीनियर आदमी है और मतलब ये कोई बात मन में नहीं रखते हैं, बस जो होता है सामने कह देते हैं। खान साहब का? हाँ। अरे बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना, हम तो इन्हें सलाम कर रहे हैं। नहीं ऐसा ही बात नहीं। अरे भाई, आप अच्छा एक बात बताओ, बड़े सर्वों में खान साहब को तीसरे चौथे नंबर पे दिखा रहे तो नहीं, बुजुर्ग कहीं नहीं है, आपको गलतफहमी है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है। ओके, ऑलराइट। प्रदीप जी, आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में वास्तविक मुद्दे इस तरह की बातों से प्रभावित होते हैं, पाकिस्तान, जिन्ना, इन सब चीजों से? ब्रजेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दा है कमल निशान के साथ भीड़ द्वारा सुबोध सिंह को गोली मार देना, थाने फूंक देना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है दलित नौजवान जो शादी के लिए घोड़ी चढ़ रहा होता है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाना, पूरे के पूरे गांव को फूंक दिया जाना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है हाथरस की बेटी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है किसान का वो नौजवान बेटा जो आज पलायन को मजबूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है किसानों का समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा है गन्ना किसानों का मूल्य उन्हें नहीं मिला। ये चीजें मुद्दे हैं, सड़क है, नौजवान है, भय है, भूख है, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हैं। ये बार बार सावरकर के दोस्त जिन्ना को लाकर इन मुद्दों से पीछे हटने की कोशिश है, उनके पीछे खड़े होकर बार बार इन मुद्दों को समाप्त करने की एक विस्तृत प्रयास है। आज आरपीएन क्या हुआ? आरपीएन जैसे स्वार्थी लोग जो अरे मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, आपने शुरू हो गए। आरपीएन का क्या हुआ? आरपीएन जी जैसे लोग जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, उन्हें भारत सरकार का मंत्री नहीं, अभी आप क्या कह रहे थे, स्वार्थी और क्या क्या? कंप्लीट करिए पूरी लाइन। निश्चित तौर पर आज जब सिद्धांतों पर संघर्ष बिना सवाल के शुरू हो गए, मतलब इनको रटा के भेजा की बेला है, उस समय आरपीएन सिंह जैसे स्वार्थी लोग संघर्ष के समय में छोड़कर अपने सुलभता के स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हीरो वाजपेयी जी, क्या अब आपके पास नेताओं की कमी पड़ गई जो कांग्रेसियों को लेकर अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हो यूपी में? नहीं, देखिए, जैसे जैसे इनका घोषणा पत्र आता जा रहा है, इनके युवा नेता, युवा महिला विधायक सब पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस 32 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और ये 33वां साल चल रहा है, तो इसलिए कांग्रेस पे कोई टीका टिप्पणी करना बेकार है। इस पर देखिए, मेरा अभी भी यही मानना है कि जब तक आपके पास एक विश्वसनीय चेहरा नहीं होगा, काम करने के लिए एक नियत नहीं होगी और कोई स्पष्ट नीति नहीं होगी और पार्टी की कोई विचारधारा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस बेहतरीन परिचर्चा में आप सब ने अपनी अपनी राय और अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कृपया, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, मेरा आग्रह है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेहद ज़रूरी होने पर ही अपने घरों से निकलें। धन्यवाद।